तो उड़ान सीरियल जो था वो चूँकि DD1 पे आता था और DD1 नेशनल चैनल था और उस समय दूसरे कोई चैनल थे नहीं, तो पूरे हिंदुस्तान भर में वो देखा जाता था और उसके सीरियल्स बहुत मशहूर हुए थे। हालांकि तुम्हें जान के ताज्जुब होगा कि जो पहला सीरियल बना है पूरा देश में वो लखनऊ दूरदर्शन ने बनाया था, बीवी नातियों वाली। अच्छा। जो KP सक्सेना साहब का लिखा हुआ था। KP सक्सेना साहब को मैंने CDRI में भी कई बार बुलाया था एज कवि। अब तो कभी लोग बहुत पैसा चार्ज करते हैं, लेकिन हमारी मोहब्बत में KP भाई ऐसे ही आते थे हमारे, बड़ा मुझे अपने छोटे भाई की तरह रिगार्ड करते थे। तो उससे, और चूँकि और कोई चैनल नहीं थे तो उससे मुझे राष्ट्रीय पहचान दी, जैसा मैंने बताया। तो उसमें होता था कि मैं अक्सर साइंटिफिक मीटिंग्स अटेंड करने जाता था, कहीं लेक्चर देने जाता था, कहीं एग्ज़ाम लेने जाता था। तो लोगों को यकीन नहीं होता था कि यही बशीर अहमद है उड़ान वाले, क्योंकि आप किसी, मतलब उस समय एक्टर को देखना ही लोग बड़ा भारी चीज़ समझते थे और कहते थे यार ये तो हमारे बीच में बैठे हुए हैं, ये कैसे हो सकते हैं, ये सही तो लाइक दैट। तो लेकिन उससे मुझे फ़ायदा ये हुआ कि लखनऊ में जो फिल्में आसपास बनने लगी छोटी मोटी, उसमें भी मुझे रोल मिलने लगे। जैसे मेरी पहली फिल्म थी 1986 में, वो बनाई थी सुधीर मिश्रा जी ने। सुधीर मिश्रा जी के पिताजी लखनऊ यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स के प्रोफेसर और हेड थे, प्रोफेसर DN मिश्रा। तो उनसे मैंने फ्रेंच पढ़ी थी, क्योंकि PhD के लिए एक फॉरेन लैंग्वेज आपकी होना ज़रूरी होती है। तो DN मिश्रा साहब ने मुझे फ्रेंच पढ़ाई थी। तो जब मुझे पता लगा उनके बेटे जो इन फिल्म बना रहे हैं, मुझे बुलाया गया, तो मैंने उसमें, वो मेरी पहली फिल्म थी जिसको कि राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, क्योंकि सुधीर मिश्रा की डेब्यू फिल्म थी, उनकी पहली फिल्म थी और उसको बहुत पसंद किया गया। फिर और फिल्में बनने लगी। यहाँ पर एक वो जो हैं एक बिल्डर हैं, उन्होंने एक फिल्म बनाई, उसमें मुझे रोल दिया। दूरदर्शन में RD सिंह हुआ करते थे, अब तो रिटायर हो गए हैं। मैंने विकिपीडिया से पूरा डाटा निकाला है, आपका वेबसाइट से ढूंढा है काफ़ी कुछ। अच्छा अच्छा। वो पूरी लिस्ट बनाई है। ओके। इसी वीडियो में मैं उसको अपलोड करूंगा, एज ए वीडियो चलेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। पूरी लिस्ट है। तो हमें भेजोगे तो हम भी देखेंगे, हमें भी उतना काम याद नहीं है कितना है। इसमें सबसे ज़्यादा जो कुछ चीज़ें होती हैं याद रहती हैं, या नहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटती हैं जो मेमोरी में रहती हैं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। बहुत सी फिल्में हुई, नाटक हुआ। नहीं, जैसे जो मुझे असली जो कैरियर जो मेरा बना फिल्म लाइन में, वो इन सब चीज़ों से नहीं बना, वो बना इशकज़ादे फिल्म से। जब इशकज़ादे फिल्म यहाँ, उसकी ऑडिशन के लिए भूमि पेडनेकर, जो इस समय बहुत बड़ी हीरोइन है, वो उस समय यशराज प्रोडक्शन में वो कास्टिंग डायरेक्टर हुआ करती थी। मेन कास्टिंग डायरेक्टर तो दूसरी थी वहाँ, वो तो बम्बई में रहती थी, उनसे मैं एक बार मिला था, लेकिन ये उनके साथ में असिस्टेंट कास्टिंग डायरेक्टर थी। तो उसमें जो मेरा चुनाव हो गया उस रोल के लिए, तो मुझे नहीं मालूम था कि वो रोल इतना पॉपुलर होगा, इतना पसंद किया जाएगा रोल। वो ऑलमोस्ट सेंट्रल कैरेक्टर था। हीरो हीरोइन तो वो थे, क्या नाम है, परिणीति चोपड़ा और अर्जुन कपूर, लेकिन मेरा सेंट्रल कैरेक्टर था जिसके अराउंड स्टोरी घूमती है। तो उससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि मुझे बॉम्बे बुलाया गया। मतलब लोग बॉम्बे जाते थे वहाँ काम करने के लिए, काम की तलाश में जाते थे, भटकते थे, महीनों घूमते थे। मुझे बुलाया गया, तो बल्कि मैंने मना भी कर दिया उस समय कि नहीं, मैं नहीं आऊँगा, आई एम गोइंग टू बी 70 ईयर्स। और मेरे ऑस्टियोआर्थराइटिस लेफ्ट नी में बहुत ज़ोर पकड़े थी, मैं लिम्प करता था, लंगड़ाता था। तो मैंने कहा मैं लंगड़ा करके चलता हूँ, लेकिन वो प्रोडक्शन हाउस बिल्कुल मेरे पीछे पड़ गया कि नहीं नहीं नहीं, आप आइए, प्लीज़ आइए। तो भी बेटे बहू ने कहा कि चलिए पापा जाइए, चलिए चलते हैं, देखते हैं वहाँ। तो उन्होंने देखा, फिर मुझे फ्लैट परचेज़ कर दिया वहाँ। तो मैं 5 साल रहा बम्बई। तो उस बीच में 5 साल में मैंने डेली सोप्स भी किए, जैसे कलश बालाजी का मैंने किया, और कई डेली सोप्स किए, DD1 के लिए भी किए और चैनल्स के लिए भी किए।
क्राइम शोज़ किए, जो क्राइम पेट्रोल, सावधान इंडिया, सीआईडी आते थे वो भी किए, कुछ टीवी कॉमर्शियल्स भी किए, जैसे हीरो हीरो होंडा मोटर बाइक का ऐड मैंने किया। पहला पहला मेरा ऐड वो था। अच्छा। अब तो मेरे करीब 24 ऐड हो गए हैं। तो इस तरीके से फिल्में भी की, जैसे Z+ फिल्म, गुड्डू रंगीला फिल्म, सब मैंने बम्बई रह करके की। तो उससे ये हुआ, मुझे फ़ायदा मुंबई जाने से ये हुआ कि जो बड़े बड़े कास्टिंग डायरेक्टर्स थे उनके डेटाबेस में मेरा नाम आ गया। तो अभी भी वो मुझे कास्ट करते हैं, चाहे नाम बोल रहा, एक मुकेश छाबड़ा हैं और बहुत सारे हैं बड़े बड़े, तो वो लोग मेरे सूटेबल लोग हो एक जाते हैं। रिकॉग्नाइजेशन मिल गई नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो बात अब होती है। काम मैंने बहुत किया है, लेकिन जो मेरे काम जो मुझे पसंद है और मुझे लगता है कि जिन्होंने मुझे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी, वो हैं सबसे पहले तो उड़ान सीरियल, उसके बाद में फिल्म इशकज़ादे। ये सब इशकज़ादे फिल्म उन दिनों बहुत टीवी पे दिखाई जाती थी, हर चौथे दिन, पाँचवें दिन, 10वें दिन लगी रहती थी। तो आज भी मुझे लोग उड़ान, वो पुराने लोग हैं उड़ान की वजह से जानते हैं, जो नए लोग हैं कंपैरेटिवली नए हैं वो इशकज़ादे की वजह से जानते हैं, और जो बिल्कुल नई जनरेशन है वो मुझे जानती है आश्रम की वजह से। आश्रम वेब सीरीज जो प्रकाश झा जी की है, उसमें मैंने मंत्री सुंदरलाल का रोल किया, बड़ा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो भी बहुत पसंद किया लोगों ने, और उसकी वजह से मुझे बहुत काम भी मिला। तो 3 तो मेरे ये बड़े काम हुए। फिर एक मेरी फिल्म है मुक्ति भवन, वो जो बनारस में मुक्ति धाम होते हैं उस कॉन्सेप्ट पे है वो फिल्म, कि जिन लोगों को लगता है कि हमारा अंत समय आ गया है तो चलो वहाँ मुक्ति धाम में रहेंगे तो हमें मुक्ति मिल जाएगी। उस फिल्म को तुम ये समझो कि 30 अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिले, 30। अच्छा। 3 राष्ट्रीय पुरस्कार मिले। वो फिल्म 50 से ज़्यादा कंट्रीज़ में दिखाई गई। जापान में वो फिल्म 150 दिन चली, इतने दिन तो इंडिया में भी नहीं चली। तो कई उस कई लैंग्वेजेस में डब हुई, फिर इसका मतलब जापान में लगी, वो सबटाइटल्स आते थे, सबटाइटल नीचे लिखे आते थे। सबटाइटल लिखे आते थे। हो सकता है डब भी क्यों तो मुझे मालूम नहीं, हम लोगों ने तो हिंदी में ही की थी। उसकी सारी शूटिंग बनारस में हुई थी। तो उस फिल्म ने मुझे एक अंतर्राष्ट्रीय पहचान दी कि बहुत कंट्रीज में देखी गई वो फिल्म। और फिर एक मैंने शॉर्ट फिल्म की रेणुका शाहने के साथ, मराठी फिल्म है 10 मिनट की, जो मैंने अल्जाइमर के ऊपर की है। तो उसने भी, वो यूट्यूब पे फिल्म पड़ी, उसको भी एक इंटरनेशनल अवार्ड भी मिला है। तो वो मेरा अच्छा काम है। फिर मेरा थिएटर में मैंने अभी 100वां प्ले किया, मतलब शोज़ तो मेरे लगभग 1000 हो गए हैं, लेकिन नाटकों की संख्या एक एक करके अगर गिने, जो नए नए नाटक के, उनमें 100वां नाटक अभी मैंने किया, बियॉन्ड द कर्टेन। एक लड़की लखनऊ की ही थी जो बम्बई में सेटल हो गई है, वो थिएटर को टोटली कमिटेड है, वो है मुस्कान गोस्वामी। तो उसने वो प्ले मेरे लिए ख़ास करके लिखवाया। वो मेरी बायोग्राफी टाइप से है वो, कि मैं कैसे ग्रो हुआ। उसमें एंटन चेखव का एक प्ले है स्वान सॉन्ग, उससे इंस्पायर्ड है वो। उसने शुरू के कुछ पीसेस तो एंटन चेखव के हैं, बाकी मेरी अपनी लाइफ है। मैंने जो बड़े बड़े नाटक किए हैं उनके डायलॉग्स हैं, शेक्सपियर के नाटकों के डायलॉग हैं। मैं उसमें अपनी फैमिली के बारे में बात करता हूँ, अपनी वाइफ के बारे में, अपने बच्चों के बारे में, अपने पेरेंट्स के बारे में, अपने भाई के बारे में, और ये सारी चीज़ें। तो उसको भी लखनऊ ऑडियंस ने, जो भाई हमें लखनऊ ऑडियंस तो हमें बचपन से देख ही रही है, अपनी पैदाइश से देख रही है बल्कि। तो बहुत मुझे स्नेह करते हैं लोग। तो वो प्ले भी बहुत पसंद किया गया। अभी बाहर पता नहीं पसंद किया जाएगा, क्योंकि मैं बड़ा अप्रहेंसिव था कि मैं अपनी लाइफ के बारे में बता रहा हूँ, किसी को मेरी लाइफ के बारे में क्या इंटरेस्ट है। लेकिन जब मैंने उसका वीडियो देखा तो उसमें लगा कि सबसे ज़्यादा क्लैपिंग उन्हीं सीन्स में हुई है जहाँ मैं अपनी फैमिली के बारे में, मैं अपने वाइफ के बारे में बात किया मैंने उसमें। पॉज करो। तो जैसे उसमें मेरी वाइफ का भी जिक्र है। अब क्या है कि आई एम गोइंग टू बी 83 नाउ,
अब इस एज पे डायलॉग्स याद नहीं होते हैं, जो जैसे ये जो मेरा 100वां प्ले है बियॉन्ड द कर्टेन, ये मेरी बायोग्राफी है, तो ऑलमोस्ट सोलो परफॉर्मेंस है मेरी। अब आप एक एक्टर 1.25 घंटे स्टेज पे डायलॉग बोल रहा है, आप कैसे इमेजिन कर सकते हैं कि वो याद रहेंगे? Yeah. मेरी पत्नी याद कराती है मुझे। या जैसे भी जो मेरा 99 प्ले डैडी है, जो सबसे मशहूर, और मैं मानता हूँ कि मेरा शायद लाइफ का सबसे बढ़िया प्ले है। अभी तक मैं यहूदी की लड़की मानता था, अब इसको मैं मानता हूँ डैडी। तो इसमें भी 1.5 घंटे के प्ले में लगभग मेरे ख्याल 50 मिनट तो मैं बोलता हूँ, बाकी सब में 5 एक्टर्स और हैं। तो ये अब याद नहीं होता है, उम्र का तकाजा है, तो वो मेरी पत्नी याद कराती है एक डायलॉग, क्योंकि स्टेज में कट तो होते नहीं कि आपने गलत बोल दिया तो आप रुक गए या भूल गए, आप ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते। तो नाटकों में मेरा डैडी हुआ, बियॉन्ड द कर्टेन हुआ, मैंने राज बिसारिया साहब के साथ एक प्ले किया था विभास, वो रशियन प्ले है, अलेक्सी आर्बुशो का लिखा हुआ द ओल्ड वर्ल्ड, उसका एडेप्टेशन है। वो मेरा प्ले बहुत पॉपुलर हुआ। अभी मेरा प्ले आखिरी वसंत है, बहुत पसंद किया जा रहा है, उसके मैंने बहुत शोज़ किए, अभी CDRI में भी उसका शो किया था मैंने। तो इस तरीके से इस सब से मुझे फ़ायदा ये मिला कि मुझे अवार्ड्स बहुत मिले। आई बीन लकी दैट वे। मुझे पता नहीं मैं डिज़र्व करता हूँ नहीं करता हूँ, लेकिन मिले मुझे। जैसे 1984 में मुझे संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला, जो अब तो इतना नहीं उसका इम्पोर्टेंस रह गई है, क्योंकि भीड़ में मिलता है। उस समय एक मिलता था, सारी विधाओं को मिला के एक अवार्ड मिलता था। अब तो डायरेक्शन में अलग मिलता है, एक्टिंग में अलग मिलता है, स्क्रिप्ट राइटिंग में अलग मिलता है, कोऑर्डिनेशन करने के लिए अलग मिलता है। 5-5, 6-6 अवार्ड है, उस समय एक होता था कुल। बाकी सब ये जितने अवार्ड दिख रहे हैं, बहुत से अवार्ड है पूरे चारों तरफ है। हाँ, तो इसमें जो मेन अवार्ड है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जैसे संगीत नाटक एकेडमी अवार्ड है ये। इस तरीके से मुझे कर दिया है। और फिर मुझे ये 1984 में मिला था। बीच बीच में प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत मुझे अवार्ड दिए, कम से कम 50-60 अवार्ड्स मुझे मिले। लेकिन जो जिनका नेशनल या स्टेट लेवल पे रिकग्निशन है, उन अवार्ड्स में मुझे 2007 में संगीत नाटक एकेडमी की फेलोशिप मिली। फेलोशिप बहुत बड़ी चीज़ होती है, वो कई सालों में 1-2 लोगों को मिलती है। जैसे नंबर उसका फिक्स्ड है कि 50 फेलोशिप्स यूपी गवर्नमेंट, यूपी संगीत नाटक एकेडमी की रहेंगी, तो वो तभी अब किसी को मिलेगी जब उसमें कोई खाली हो जाती, किसी की डेथ हो जाती, तो वो मुझे मिली हुई है। और आपको ताज्जुब होगा कि मैं संगीत नाटक एकेडमी का तो फेलो हूँ उत्तर प्रदेश का, मैं नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेस का भी फेलो हूँ, तो उसमें भी मुझे पहचान है। और बल्कि CDRI ने अभी एक बुलेटिन छापी है 1971 से 2021, 70 साल का, तो उसमें उन्होंने लिखा है कि कुछ हमारे एकम्प्लिश्ड एल्यूमिनाई, तो 28 एकम्प्लिश्ड एल्यूमिनाई के उसमें फ़ोटो दिए हैं, तो उसमें गलती से मेरा भी नाम शामिल किया है उन्होंने। तो इस तरीके से मुझे एक सबसे बड़ा संतोष ये रहा अनिल, कि साइंस में मैंने कभी कोताही नहीं की। मैंने साइंस की अपने प्रोफेशन की कीमत पे मैंने थिएटर या फिल्म नहीं की, वो मैंने अलग रखा, वो अलग रखा। और उसमें भी मैं पूरे डेडिकेशन में मैंने एज ए साइंटिस्ट काम किया। मैंने पेपर्स पब्लिश किए, कॉन्फ्रेंसेस में गया, स्टूडेंट्स को गाइड किया, PhD स्टूडेंट्स को, MD MDS स्टूडेंट्स को, और फेलोशिप हमें मिली, विदेश गया। और एक मैंने ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के लिए मैंने डायबिटीज़ पे एक मोनोग्राफ लिखा, जो बहुत पॉपुलर हुआ। फिर एक कंपनी है, हेल्थ केयर कंपनी बहुत बड़ी है, नोवो नॉर्डिस्क, डेनमार्क की, उसके साथ कोलैबोरेशन हुआ, तो उसमें डायरेक्टर ने मुझे कोऑर्डिनेटर बनाया। वो पूरा काम 5 साल मैंने देखा।
बल्कि वो उसकी वजह से डॉक्टर सी एम गुप्ता ने मुझे अवैतनिक ऑलरेडी 1 साल एक्सटेंशन भी दिया। बोले भाई हम पैसे नहीं दे पाएंगे दोस्तों की। मैंने कहा साहब ज़िंदगी भर तो पैसे आपने दिए हैं मुझे, नहीं 1 साल मिलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने हमें पाला पोसा बड़ा किया है। तो इस तरीके से मुझे ये संतोष रहा कि मेरा साइंटिफिक कैरियर और मेरा थिएटर कैरियर, एक्टिंग कैरियर ऑलमोस्ट पैरेलल चले, और इसमें CDRI ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। CDRI के चाहे हमारे डायरेक्टर्स हों, चाहे हमारे ग्रुप 4 के लेवल हों, चाहे ग्रुप 3 के हों, तो सब ने मुझे कोऑपरेट किया। जितने कुलीग्स थे सारे सारे कलीग्स हैं, और सब बड़ा एनकरेज करते थे मुझे याद है जब उड़ान सीरियल टेलीकास्ट होता था तो लोग देख करके आके मुझे, एक हमारे यहाँ वो थे क्या नाम है, सिक्योरिटी ऑफिसर, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो आर्मी और रिटायर्ड ऑफिसर थे। तो एक उसमें क्या हुआ, एक बार गलत हमारे बैजेस लगा दिए गए। वो पार्ट 2 शुरू हो रहा था, बजट यहाँ से मैं सही बैजेस लगा के गया था। उन लोगों ने किसी दरोगा को फ़ोन किया, उसने बताया तो इनके समझने में गलती होगी, उल्टे लगा दिए। तो हमारे चौहान साहब, यस चौहान साहब थे हमारे सिक्योरिटी ऑफिसर, वो आए, मैं अपने हेड के कमरे में बैठा, बड़ी ज़ोर से मुझे सैल्यूट ठोका करके ही, सर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सर बैजेस किसने लगाए थे आपको? देखिए लोग छोटी छोटी चीज़ों को पकड़ते थे। तो लेकिन ये कि बहुत CDRI ने मुझे बहुत सहयोग दिया, मेरे थिएटर के साथियों ने बहुत सहयोग दिया। तो फिर जो मुझे दूसरा बड़ा अवार्ड मिला वो मुझे मिला यश भारती। यश भारती उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड था। वो संगीत नाटक अकेडमी का अवार्ड था उत्तर प्रदेश की, ये उत्तर प्रदेश सरकार का अवार्ड। फिर मुझे सबसे बड़ा अवार्ड मध्य प्रदेश सरकार का मिला, कालिदास सम्मान 2019 में। उसके बाद 2023 में मुझे भारतवर्ष का जो परफॉर्मिंग आर्ट का सबसे बड़ा अवार्ड है, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, दिल्ली की संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड, वो मुझे मिला, जो मुझे प्रेसिडेंट साहिबा ने दिया था, फोटो लगी, मुर्मू जी ने दिया था। इसके अलावा मुझे यूपी दूरदर्शन के 50 साल हुए तो उन्होंने कुछ लोगों को अलग अलग अवार्ड दिए थे, मुझे उन्होंने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। यहाँ की उर्दू एकेडमी ने भारत रत्न अटल उर्दू अवार्ड मुझे दिया। यहाँ के आर्टिस्ट एसोसिएशन है, यूपी आर्टिस्ट एसोसिएशन, उन्होंने मुझे फेलिसिटेट किया, अवार्ड दिया। कई अखबारों ने, जागरण ने, आई नेक्स्ट ने, अमर उजाला ने, इन सब लोगों ने मुझे अलग अलग टाइम पे अवार्ड दिए। मेरे पर्सन ऑफ द ईयर करके छापा उन्होंने, एक 97 में बेस्ट कपल ऑफ द ईयर करके भी टाइम्स से मेरे बारे में छापा था। और अभी जो वैलेंटाइंस डे था, अभी 14 फरवरी को, उस दिन भी मेरे बारे में छापा उन्होंने। तो गर्ज ये कि मुझे सपोर्ट बहुत मिला लोगों का। आई वॉज वेरी लकी आई मस्ट से। और जो मेरा प्ले बियॉन्ड द कर्टन था उसमें मैंने और सबको तो धन्यवाद दिया, मैंने ऑडियंस को बहुत धन्यवाद दिया कि जिन्होंने मेरा साथ निभाया पिछले 64 साल से बराबर, मुझे इनकरेज करते रहे। ईश्वर को धन्यवाद दिया जिनकी कृपा से सब संभव हो पाया। सो दैट वे मुझे लगता है कि ईश्वर ने मुझे जो मैं डिज़र्व करता था उससे कहीं ज़्यादा दिया है मुझे। मैं शायद ईमानदारी से मैं इतना डिज़र्व नहीं करता हूँ। सर पद्मश्री जो अभी अभी अवार्ड मिला नहीं, अनाउंस हुआ है क्या? अनाउंस हुआ है अभी, ये मिलेगा, ये अप्रैल में शायद मिलेगा मुझे। इसके लिए मुझसे साइटेशन वगैरह उन्होंने मंगा लिया है फ्रेश, मेरे फोटोग्राफ्स वगैरह मंगाए हैं, तो अभी सिर्फ डिक्लेयर किया है, मिलेगा वो। तो जाहिर है कि ये इतना बड़ा अवार्ड है कि अब इसके सामने और अवार्ड की अब ख्वाहिश नहीं है। लेकिन इसमें भी मुझे सबसे ज़्यादा खुशी जो है वो इस बात की है कि मेरे मित्रों को मुझसे ज़्यादा खुशी है ये अवार्ड की मुझे। सही, पद्मश्री से मतलब ऊपर तो हाँ, दादा साहब फाल्के ही होगा। और ये आशीर्वाद मुझे यहाँ भी एक एसोसिएशन है, यूपी फिल्म एंड टेलीविज़न एसोसिएशन, उन्होंने मुझे लाइफ टाइम दादा फाल्के सर्विस अवार्ड करके दिया है उन्होंने, उनके नाम पे ही।
तो वो भी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है। वो भारत सरकार का नहीं है, हाँ। भारत सरकार का अलग होता है। तो इस ढंग से आई एम सेटिस्फाइड। और ईश्वर ने अभी भी मेरे पर कृपा बनाए रखी है। मेरे नाटक भी हो रहे हैं, मेरी शूटिंग्स भी चल रही हैं। अभी मैंने रक्तांचल 3 की शूटिंग की, नीलेश मिश्रा की एक डिमेंशिया की फिल्म है, उसकी शूटिंग की। मैंने अभी नाटक में सोचिए आप, 22 दिसंबर मेरा नाटक लखनऊ में हुआ, बियॉन्ड द कर्टेन। 28 दिसंबर मेरा नाटक आखिरी वसंत दिल्ली में हुआ। उसके बाद 5 फरवरी मेरा नाटक डैडी दिल्ली में, वो मुंबई में हुआ 28 दिसंबर का। 5 फरवरी मेरा नाटक आखिरी वसंत दिल्ली में हुआ। 18 तो 1 2 मतलब 2 ही 3 महीने में मैंने 2 अलग अलग नाटकों के करीब 6 शोज मैंने किए। तो शूटिंग भी चल रही है। सर, आपके दौर से जब आपने बचपन देखा और लखनऊ देखा, वहाँ का कल्चर देखा, और आज में क्या फ़र्क है? फ़र्क बहुत हो गया है, लखनऊ बहुत बड़ा हो गया है। हम्म। मैं एक ज़माने में कहा करता था कि लखनऊ में बड़े शहर की सारी खूबियाँ हैं, लेकिन वहाँ की बुराइयाँ नहीं हैं। लेकिन अब तो सब हो गया है, यहाँ भी उतना ही गंदा भी हो गया है, ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा हो गया है, इंक्रोचमेंट बहुत हो गया है। तो पॉपुलेशन बढ़ी है, लोग बाहर से आके यहीं बस गए हैं, दूसरी जगह से जॉब करने हाँ, या फिर हालांकि कहीं शहर बहुत बड़ा हो गया है, हम्म। बड़े फ्लाईओवर्स बन गए हैं, मेट्रो चल रही है। पहले सब आपने कहा सब जॉइंट फैमिली हुआ करती थी, तब हम्म। इतना टीवी और सोशल मीडिया नहीं होता था। अब किसी के पास पर्सनली मिलने का किसी के पास टाइम समय नहीं है, मोबाइल में ही बिजी अब रहते हैं। फैमिली दूर हो गई हैं, दोस्त नज़दीक हो गए हैं। हम्म। और दोस्त भी धीरे धीरे दूर हो रहे हैं, जैसे उनका मोबाइल नज़दीक हो रहा है। मोबाइल में बिजी हो रहा है। बहुत बहुत चेंजेस हो अब गए। तो पहले अब सड़क पे होली में सबके घर जाया करते थे, अब तो कोई जाता ही नहीं। नहीं जाते। होली पे कितना कुछ जाते बनता थे, था। ईद पे जाते थे। हाँ, सब कितना कुछ बनता था, सब लोग आते जाते थे। ये सब खत्म हो गया धीरे धीरे, सब कमर्शलाइज हो गया, सब एक्चुअली पैसा मैं तो इम्पोर्टेंट। चूँकि पुराने लखनऊ में रहता हूँ, तो पुराना लखनऊ अभी भी थोड़ा बहुत कल्चर मेंटेन जी किया है। जी। लेकिन नए लखनऊ में चूँकि बाहर से ज़्यादातर लोग आके रहे हैं, हालांकि इधर के भी लोग शिफ्ट हुए हैं, लेकिन वो कल्चर ख़त्म हो रहा है धीरे धीरे। मुझे याद है इक्के तांगे का कल्चर हुआ करता था। हम लोग इक्के से जाते थे, इक्का सबसे सस्ती सवारी होती थी, फिर तांगा होता था, फिर रिक्शा सबसे महंगा होता था। हाँ, मैनुअल वाला जो पैर से चलाते थे। हैं? पैर से चलाते थे। हाँ, आज देखिए हमारे बेचारे रिक्शे वालों के क्या हाल है। अब बैटरी रिक्शा आ गया। बैटरी वाले सब आगे, वो लोग तो बहुत बुरी हालत में है ना। ठीक है सर।